बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोपहर बखैर में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ हलीमा जुल्फ़िकार यकीनन मौजूद है, जल्दी आपको ज्वाइन करेंगी हलीमा जुल्फ़िकार। क्योंकि देखें कभी कभी खातून है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, तो हमने कहा आप भरपूर प्यारे तरीके से तैयार होकर आएँ, मैं जो हूँ ये संभालूँ कि अक्सर वही संभालती हैं। आज का जो मौजू है वो यकीनन दिल ज़रा उदास है, और दिल उदास इस तरह है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं ख़ामनेई जो है वो शहादत नोश फरमाई उन्होंने। पूरी मुस्लिम उम्मा यकीनन दुख और रंज का जो है वो इज़हार कर रही है। ये बड़ी एक अनहोनी सी है, अचानक से जो पूरे कॉन्टिनेंट है उसमें आप देख रहे हैं कि एक अजीब सा माहौल बन गया है। हर तरफ गहमा गहमी है, हर तरफ एक क्योस है, एक डर है, एक खौफ है। और ये डर और खौफ कब जो है वो ख़त्म होगा, कब थमेगा, हर कोई इसकी ताक लगाए बैठा है। लेकिन इससे एक चीज़ जो अखज़ होती है वो सबसे बड़ी ये चीज़ है कि एक पल में कैसे चीज़ें बदल जाती हैं और डर और खौफ आपके इर्द गिर्द जो है वो फैल जाता है। इतना ज़्यादा कि आप उस डर और खौफ में इतना ज़्यादा बह जाते हैं कि आपको ये लगता है कि क्या दुनिया कहीं ख़त्म तो नहीं होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बहुत शुक्रिया हुमायूं कि आपने जो है वो थोड़ी सी शुरुआत कर दी। आप हमेशा करती हैं हलीमा। आज क्योंकि दिन बड़ा उदास है और ख़ामनेई जो है वो सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान जो है वो शहीद हो गए। वो हमेशा कहते थे ईरान इम्पोर्टेंट नहीं है, इस्लाम इम्पोर्टेंट है। आज उनका जो रंजो दुख से तो यकीनन एक इज़हार तो मैंने कर ही दिया, लेकिन हलीमा एक डर और खौफ पूरे कॉन्टिनेंट में है, पूरी दुनिया में है। हर तरफ आप देख रहे हैं गहमा गहमी है, फ़्लाइट्स मनसूख हो गई, लोग अपने प्यारों के लिए दुआ कर रहे हो किस तरह अपने मुल्क में वापस आ जाए। बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो दोहा और दुबई से जो है वो वापस पाकिस्तान आए हैं, बहुत सारे यूएस से जो है वापस आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है एक डर और खौफ पैदा हो गया। हलीमा, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक बार जो कहते थे, जो आलमी जंग कहते थे, अगर उसका एक थोड़ा सा अंदेशा भी मिल जाए तो आप डर से जाते कि खुदा ना खास्ता दुनिया ख़त्म हो जाएगी तो हम अपने प्यारों से नहीं मिल पाएंगे, तो वो डर और खौफ आज हम देख सकते हैं। इस रमज़ान के महीने में आपने देखा अचानक से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। एक अजीब सी टेंशन तो जो है वो है ही। मैंने पिछले कुछ दिनों पहले भी इस बात का जिक्र किया था, जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान टेंशन थी कि हम दुआ ही कर सकते हैं कि ये अमन जो है वो कायम और दायम दोबारा से हो जाए। लेकिन अब जो दुनिया की सूरत हाल है और जो हर रोज़ाना डेवलप हो रही है हुमायूं स्टेट, तो लिटरली अगले मिनट का आपको पता नहीं होता कि अगले मिनट क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। एज अ मुस्लिम कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये सुकून ज़रूर है कि अगर हम इस दुनिया से रुखसत हो भी गए तो एक बेहतर जहान है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। हम इंशाल्लाह उस जहान में चले जाएंगे और अपने खालिक से मिलेंगे, और कौन होगा जो उससे नहीं मिलना चाहता होगा, जिसने हमें बनाया है, हमें तख्लीक किया है, हमें सारी चीज़ें दी हैं। बट स्टिल ये जो नागहानी मौत होती है ना, ये बड़ी अजीब होती है। मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन कल मैंने जो है वो एक दुआ की सहरी में, बल्कि कल नहीं आज सुबह ही सहरी में जब मैं सहरी कर रही थी और ये सारी ख़बरें आ रही थी और हमने टीवी लगाया हुआ था, वरना हमने अजान के लिए लगाया हुआ होता है ये देखने के लिए कि कितने मिनट रह गए, लेकिन आज हम न्यूज़ के लिए टीवी लगा के जो है वो बैठे हुए थे। मैंने एक दुआ की जो आप सबसे भी मैं कहूँगी कि ज़रूर करें कि आपको मौत तो बरहक है, हर किसी को आनी है, हर किसी ने इस दुनिया से जाना है और एक बेहतर जहान में हम इंशाल्लाह जाएंगे। लेकिन आप अपने लिए दुआ करें कि आपको कोई नागहानी आफत ना आए, आपको कफन दफन नसीब हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी कल मैं न्यूज़ में देख रही थी बॉडीज़ नहीं मिल रही, जिनकी अगर बॉडीज़ मिल रही हैं तो उनके आज़ार मुकम्मल नहीं हैं। अगर आज़ार मिल रहे हैं तो फैमिली वाला कोई नहीं रहा जो उनका कफन दफन कर सके। स्टेट जो है वो कह रही है कि हम अब इनका कफन दफन करेंगे। कल जो एक गर्ल्स स्कूल पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, 100 के करीब जो बच्चियाँ थीं वो वहाँ पे जाम बहक हुई हैं। तो उसके बाद हुमायूं अब ऐसी ऐसी दुआएं आपके जहन में आने लग गई है जो पहले शायद हमने कभी नहीं हलीमा, मांगी थी। इस दुआओं के साथ ही जब आपने बात की तो मुझे एक और बात याद है हलीमा, अल्लाह करे वो क्योस भी आप कभी फेस ना करें जिसमें आप खुद हो और आपको आपके अपने ना मिल रहे हो कि वो कहाँ पर हैं, आप उनको ढूंढ रहे हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला इस मुल्क में, इस दुनिया में अमन दोबारा से कायम हो। दोपहर बखैर में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं इसी दुआ के साथ। कहीं मत जाइएगा, साथ रहिएगा। आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। आज अपने गेस्ट को बुलाने से पहले हम यही कहेंगे एक मैसेज के जिसको भी आप राशन दें
कोशिश करें कि आप इस बात की तस्दीक कर लें कि इनको इसकी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। सोशल मीडिया पे वीडियोस जो है वो हम लोग हर वक्त देखते रहते हैं, और एक लड़के की वीडियो आ रही थी जो कि किसी घर से जो राशन बैग लेकर आया था उसको फ़रोख्त कर रहा था। तो इसका मतलब है कि यानी कि उनके घर में ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए वो फ़रोख्त कर रहे हैं उस चीज़ को। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अभी भी ज़रूरत होगी, तो थोड़ी सी छान पटक कर लें। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जब भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत ज़्यादा उदास होते हैं तो कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को अपने शो में दावत दें जिनके साथ हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ताकि हम थोड़ा बेहतर फ़ील कर सकें। और अगर हम अच्छा फ़ील ना भी कर रहे हों तब भी वो हमें समझ सकें, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, और उनको पता होता है कि अगर ये बहुत अच्छा फ़ील नहीं कर पा रहे तो ये उस लेवल का शो जो है नहीं कर पाएंगे, डिलीवर नहीं कर पाएंगे, या उस लेवल की बातें नहीं हो पाएंगी। और आप सब जानते हैं कि कुछ हमारे गेस्ट ऐसे हैं जो अब हमारी फैमिली की तरह बन गए, उनमें से एक गेस्ट को आज हमने दावत दी है जी। आज हम यकीनन मैं और हलीमा अब रियली शैटर्ड एंड रियली सैड खामनई साहब की शहादत के बाद हम जब मेकअप रूम में भी आज मुलाकात हुई तो मैं जब हलीमा से जिक्र किया तो हमारे दोनों का बड़ा मूड ख़राब था। हम मेरे घर में सबका इतने उदास थे, उदासी से छाई हुई थी। आई एम श्योर सेम उसके घर पे भी होगा। वन ऑफ द लीडर्स जिनको हमने सुना, पढ़ा, प्रेस किया, इन्फ्लुएंस हुए उनसे, और आज का इस प्रोग्राम को यकीनन हमने प्रोग्राम तो जारी रखना है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। एवरीथिंग हैज़ टू गो ऑन विद दिस सिस्टम। लेकिन हमारी कंडोलेंसेस जो है वो ईरान की तरफ हैं, हमारी कंडोलेंसेस हैं पूरी दुनिया की तरफ, और यकीनन ये हमारा फ़र्ज़ था कि हम इसके बारे में ज़रूर हाईलाइट करें। अपनी मेहमान को बुलाते हैं, आप सब जानते हैं, जानी पहचानी, और वहाँ वन ऑफ आवर फेवरेट, जैसे लीमा ने कहा, वन ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स नाइला हक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नाइला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नाइला जी? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, अक्सर कहते हैं हालात और वाक़यात और इंसिडेंट्स का असर माहौल पे ऐसे हो जाता है कि आपको वो खामोशी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो आज वो खामोशी महसूस करें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम हर किसी को अपलिफ्ट कर सकें। हमने आज तक अपने शो में यही किया है कि हम लोगों का मूड अपलिफ्ट कर सकें, उन्हें बेहतर अंदाज में चीज़ें बयान कर सकें, ताकि वो जिस चीज़ से गुजर रहे हैं उससे, जिस उदासी से गुजर रहे हैं वो उससे वो दूर हो जाए। बिल्कुल। वाकई आज ये इतनी शॉकिंग न्यूज़ थी जब पता चली, और मुझे लगा कि बीबी के बाद एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ यही आई है ना जी। बिल्कुल। जो अब तक हमारे गए हैं लोग, और हर घर इसी तरह उदास है, हर घर में उदासी है। मेरे अपने घर में मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो जाएगा जब रात को खबरें आना शुरू हुई, लेकिन अल्लाह और ताला आज जस्ट नॉट दैट नाइला जी, जो वर्ल्ड ऑर्डर अभी हो रहा है और जो सब कुछ हो रहा है उससे इतना आपको, क्योंकि मेरे भी अपने बहुत सारे बाहर रहते हैं, आपको डर और खौफ वाली कैफियत होगी। और अल्लाह ताला, जैसे हलीमा ने कहा कि अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि हम अमन दोबारा देख सकें। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दोपहर बखैर। आपका हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा गुजरे। यकीनन हमें मौजू की तरफ जाना है, और मौजू जो है वो नाइला की तरफ। हमने आज आलू की बात की है। लिबास आज नाइला जी ने भी आलू वाला जो है वो पहना, मैंने कोट जो है उसके साथ इंतखाब किया, पर आलू जब ख़राब हो जाता है, काला हो जाता है, तो देखिए काला भी मैंने पहना, मैंने कहा थोड़ा सा काला भी हो जाए। जलने वाले भी काले होते हैं ना, जलने वालों के दिल काले होते हैं। अच्छा नहीं, मैंने तो ऐसी बात की है। अच्छा नाइला जी, एक सेकंड रुके, यहीं पे पहले आपके भी तो कपड़े काले हैं। हाँ, तो कपड़े काले होने के ऊपर गुलाब भी बने हुए लाल। अच्छा नाइला जी, हम जब भी कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनके बारे में हम जब बात करते हैं, हमें हर डिश में वो याद आती हैं, क्योंकि हम हर डिश में उनको शामिल करते हैं, और उनके अंदर कुछ ऐसी सलाहियतें होती हैं कि वो हर डिश के साथ मज़ा दोबाला कर देती है। मिक्स एंड मैच उनका बड़ा अच्छा होता है। आलू उसमें सरे फहरिस्त है, बिल्कुल, उसके बाद प्याज है, लेकिन आलू सरे फहरिस्त है। ये कंज्यूम हमें कितना करना चाहिए, क्योंकि आजकल तो हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। समोसे के अंदर आलू है, पकौड़ा हम आलू का बना रहे हैं, चाट में दही भल्लों के अंदर हमने आलू डाले हुए हैं, चना चाट के अंदर आलू डाले हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसको के साथ हमने आलू। क्या इतना ज़्यादा हमें खाना चाहिए? अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर क्या क्या वो फ़वाइद हैं जो हम हासिल कर सकते हैं, और किस शेप में हमें खाना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। आई हैव नेवर थॉट कि हम इतना आलू खाते हैं। नहीं, हम हर वक्त आलू खा रहे होते हैं, हर वक्त आलू खा रहे होते हैं। आलू के बारे में मैं एक बात कहूँगी कि आलू एक मुकम्मल हेल्थ एंड ब्यूटी पैकेज है।
अगर हम इसको देखें ना तो हम इसको खा भी सकते हैं और हम इसको लगा भी सकते हैं। ठीक है। फेस पे भी, इवन कि हम इसको बालों पे भी लगा सकते हैं, जो कि बहुत कम लोगों को इसका पता होगा। बाकी आपने कहा कि आजकल हम बहुत आलू खा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि आजकल एक नारा लग रहा है, नो GPS, मतलब GPS ग्रेन, पोटैटो एंड शुगर, नो कर दिया ना। उसमें अगर हम देखें तो पोटैटो एक ऐसी चीज़ है जो ग्रेन, मुझे भी नहीं पता था इस नारे का। मुझे जीपीएस वाला सोचा छोड़े, था, मैं तो इंटरनेट वाला गाड़ी वाला, मैंने कहा दो जीपीएस का यहाँ क्या काम है नायला जी? क्या आजकल बड़ा इस बात पे हो रही है बात। ग्रेन, पोटैटो और शुगर, नो शुगर को तो कह सकते हैं नो, ग्रेन को भी हम इतना ज़्यादा, लेकिन उसमें एक चीज़ है कि मैं उसको कहूँगी उसमें से आप GPS में से पी को निकाल दें, ठीक है, पोटैटो को निकाल दें, क्योंकि पोटैटो एक बहुत हेल्दी वेजिटेबल है और ना सिर्फ ये खानों का मज़ा दोबाला करती है बल्कि उनमें ग़ज़ाइयत का भी ज़्यादा बढ़ा देती है। और हर बंदा खा सकता है, चाहे वो 6 माह का बच्चा है, चाहे वो 80 साल का अंकल है, बिल्कुल हर कोई खा सकता है, सबके लिए। सोचना वहाँ पड़ता है कि हम इसको कितना खाते हैं या किस तरह खाते हैं। मेन जो प्रॉब्लम आती है हम किस तरह खाते हैं। अब अगर हम मैश पोटैटो खाते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, अनलेस उसमें हम बहुत ज़्यादा क्रीम या मेयोनीज़ ना डालें तो उसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में जाएं तो रोटी का तसव्वुर चावल का बहुत कम है, वो लोग बहुत कम रोटी चावल खाते हैं, इतना सा बन होता है या 7 पोटैटो होते हैं। उस तरह अगर हम खाते हैं तो पोटैटो हमें कभी नुकसान नहीं देता, बल्कि मुझे लगता है कि पोटैटो हमें रोटी और चावल की निस्बत बहुत जल्दी फुलनेस का एहसास दे देता है, हम जल्दी हमारा पेट भर जाता है और ये बड़ी देर तक स्टमक में स्टे भी करता है। अगर हम रोटी खाते हैं, हम 1.5 रोटी तो आराम से खा लेते हैं, लेकिन एक पोटैटो से हमारा पेट भर जाता है। और एक पोटैटो में इतनी ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती अगर वो चिप्स की फॉर्म में ना हो। ठीक है। जब हम उसको चिप्स बनाते हैं तो वो चूँकि फ्राई होता है, फिर वो ऑयल कौन सा है, फिर जब उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट हो जाता है तो डीप फ्राई करते हैं ना हम उसको, करते हैं तो वो हमारे लिए वैसे ही नुकसानदेह हो जाता है, चाहे वो मेरी उम्र का बंदा खाए या छोटा बच्चा खाए। डीप फ्राई आलू तो हर एज में नुकसान दें। ठीक है, तो पहले तो हमें अपना ये इंतखाब करना होगा कि हम उसको किस फॉर्म में। हम तो बच्चों को लंच में भी दे देते हैं पोटैटोस, चिप्स देते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। आप उस चिप्स के बजाय देखें, आपको शायद याद होगा, आपको याद होगा मरी में अक्सर आंटीज़ जो होती हैं, बड़ी उम्र की ख़वातीन, वो जब मिट्टी के चूल्हे पे लकड़ी के उसमें आलू दबा देती हैं, निकालती हैं तो उसको छील के बच्चों को, वो कितना टेस्टी होता है। हल्का सा नमक उसमें लगा लें, काली मिर्च लगा लें तो वो बड़ा। तो मैश पोटैटो इज गुड, मैश पोटैटो या बेक पोटैटो। बेक पोटैटो बहुत अच्छा है, उसको वही एक फॉर्म है जो हम पहले चूल्हे में। अगर वो चूल्हा नहीं है नायला जी, आप तो कुकिंग भी करती है, अगर वो वाला चूल्हा नहीं है, अब आप हफ्शा से शहर में रहते हैं, तो उसे कैसे आप वो कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं उसी तरह से बेक कर सकते हैं। वैसे मैं पता है क्या करती हूँ, उसको ना गोद के ना कांटे से हल्का हल्का अच्छी तरह धो लिया, छिलका नहीं उतारा, उसको अच्छी तरह गोद लिया और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक काली मिर्च लगा के ना मैं उसको, वो मेरे पास स्टीमर है, बड़ा क्या कहना चाहिए कि घरेलू किस्म का स्टीमर है कि उसमें पानी डाल दो, ऊपर जाली रख दो, उसके ऊपर जो डंपलिंग वाला होता है। हाँ जी, वो उसमें मैं स्टीम कर लेती हूँ, वो भी कर सकते हैं आप। इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। अच्छा नायला जी, आलू एयर फ्रायर से याद आया, आपने कहा था कि आप एक एयर फ्रायर मुझे दे देंगे। नायला जी, एक आलू का एक आवाज़ नहीं, मेरी बात सुने, रोज़ा है आपका, तो आपने कहा था कि मैं एक एयर फ्रायर दे दूंगा। नायला जी, आलू की एक खसूसियत ये बात यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी जब तक इसका जवाब नहीं होगा। नहीं, वो दे देंगे। देंगे आप? नहीं देंगे? रिपेयर के लिए भेजा हुआ है। एक पता है क्या हुआ? लिख लो। पता है क्या हुआ? बासित, ये लिख लो बासित। अभी पता है क्या, डॉक्टर साहब लिखिए, डॉक्टर साहब खड़े हो आप। अच्छा नायला जी, हाथ रखे सर पे, हाथ रखे सर पे। नायला जी, एक चीज़ है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आलू बहुत सारी जलनों को ख़त्म भी करता है, जो जलन होती है उसकी ख़त्म भी करता है। हाँ, कभी जल जाए तो आप आलू का टुकड़ा काट, तो अगर दिल भी जल जाए तो उस पर भी इस तरह मले तो बिस्मिल्लाह करें, आज जरा ट्राई करें। आज आपने घर जाके काट के रखना है दिल के ऊपर। बिल्कुल। वैसे कि इससे क्या, लेकिन वजह क्या है? हाँ, रीजन क्या है कि आलू रखने से कटे हुए पे या जले हुए पे? बड़ा कूलिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है उसमें। उसके बाद उसमें विटामिन, फुल ऑफ विटामिन है, मिनरल है, उसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है। हाँ जी, बताते हैं। अच्छा, मैंने क्योंकि पढ़ा था क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वन ऑफ द वेजिटेबल्स है जिसमें वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा होता है, उसमें 70 से 80% तक उसमें वाटर होता है। तो आप क्योंकि वाटर डायरेक्टली जलने पे नहीं लगाते, क्योंकि हमेशा द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज कि वो जलने वाले की चीज़ को और एग्जैजुरेट करता है, तो इसलिए आप आलू लगाते हैं। उसके ऊपर अच्छा, मैंने सबसे आलू की सबसे बेहतरीन डिश नायला जी खाई है, वो पटाटे हैं।
ये बलोची डिश है, ठीक है, मेरे दोस्त है बलोची। तो पटाटे जैसे मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोई चीज़ है ना आलू में तो पटाटे हैं। और पटाटे बनते इस तरह के जैसे वो अक्सर आप लोग बनाते हो कि वो खास किस्म का मसाला बनाते हैं बलोची लोग, और उसको फ्राई करते हैं आलू को, उसकी टिक्कियाँ काटते हैं, उसे फ्राई करते हैं और वो उसका मसाला डालते हैं उस पर, और वो उस पर फिर जो सब्ज़ मिर्चें होती है ना, सब्ज़ मिर्चें उनको बहुत छोटा काट के उस पर वो उसकी गार्निशिंग करते हैं, बड़ा मज़े का होता है। मैं आपको कभी उन्हीं घर लेके चलूँगा तो आप खाइएगा। तो वन ऑफ द बेस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए दोपहर बखैर, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। एयर फ्रायर वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको पता है आलू हर तरह के मौसम में आपको मुहैया भी होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो उग भी हर मौसम में जाता है, इसीलिए हर मौसम पे अवेलेबल होता है। आलू की बड़ी मज़े की चीज़ है जो है वो कि ग्लूटेन फ्री होता है। तो बहुत सारे ग्लूटेन फ्री जो ग्लूटेन फ्री चीज़ें चाहते हैं वो आलू बड़े आराम से खा सकते हैं। नाइला बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अलावा एक चीज़ मैं और बताऊंगी कि अक्सर जब ताज़ा आलू आते हैं सब्ज़ी मंडी में तो उसमें कुछ 1-2 आलू निकलते हैं जो ऊपर से ग्रीन से होते हैं ना, वो आलू बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसमें एक सोलानिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनर होता है, तो वो अवॉइड करें खाने से। अच्छा, आलू काट दो ना नाइला जी, तो थोड़ी देर बाद काला क्यों जाता है? आयरन की वजह से। आयरन बहुत होता है ना उसमें। और वही काटा हुआ आलू आप पानी में रख दें, और जैसे रात को आपने उसके छोटे टुकड़े करके रख दिए और सुबह वो पानी आप अपने बालों पे लगाएं 2 या 3 ड्रॉप। अच्छा, आपने देखा आप उसे पानी में रखो ना तो उसका जो स्टार्च होता है ना वो ऊपर आना शुरू हो जाता है। इसी वजह से जब जलने के लिए भी आप उसे ऊपर लगाते हो ना तो उसकी स्टार्च जो एक लेयर बना देती है, तो जो आपकी स्किन खुश्क हो जाती है ना वो उसको खींच लेता है। और उसके बाद वो अगर आप पानी बालों में लगाएं तो आपके बाल काले भी हो जाते हैं, आपके बाल घने भी हो जाते हैं, आपके बालों में शाइन बहुत आ जाती है। जब आप सारा आलू का पानी जब आप शावर ले लेते हैं और लास्ट में उस पानी से रिंस कर लें बालों को। नाइला जी, सबसे बेस्ट तरीका जो है वो कौन सा है आलू को कंज्यूम करने का? क्या हम उसे बॉइल्ड फॉर्म में खाएं, बेक्ड फॉर्म में खाएं? फ्राइड तो आपने वैसे ही मना कर दिया, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा सालनों में भी डालते हैं। आलू गोश्त बनेगा तो उसमें डाल लेंगे, बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम आलू सालन में बना लेते हैं। तो क्या वो आलू भी उसी तरह ठीक है, वो हमें गुड कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखें, हम लोग अगर उसमें जो ऑयल है या जो हम उसमें फैट्स डाल रहे हैं वो कंट्रोल उसमें डालें तो आलू गोश्त तो एक कंप्लीट आपका मील बन जाता है ना। आप उसके बाद आपको रोटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे कि हम लोग खाते हैं आलू वाले पराठे, तो वो बहुत ज़्यादा कार्ब्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। या तो आप उसका पेड़ा छोटा कर लें या फिर आलू कम कर लें या फिर आप आलू ना डालें। मुझे तो आलू हर फॉर्म में पसंद है। आलू का भरता बहुत। अच्छा नाइला जी, आलू के बारे में जो इतनी आप बात कर रहे हैं तो आलू का एक और बड़ा ये सीन है कि आप जब भी सन बर्न होता है आपको कहते हैं आप आलू लगाएं, तो उससे आपको एंटी इन्फ्लेमेटरीज के अंदर चीज़ें भी होती हैं। तो सन बर्न के लिए कैसे आलू यूज़ लगाना कैसे? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आप आलू का जूस भी निकाल के लगा सकते हैं और आप आलू के ना कतले से काट लें, उसको ऐसे जरा चॉप कर लेना। जैसे आपने आलू के 2 टुकड़े कर लिए, उसके बाद आपने उसको चॉप कर लिया। ऐसे तो पूछ रहा था कैसे ऐसे जी, ऐसे करके उसको चॉप कर लिया और उसके बाद उसको दबा के आप लगाते जाएं तो वो आपकी जो सन बर्न स्किन होती है वो भी बिल्कुल हील हो जाती है। आलू का जो रस होता है, जूस होता है इसका, अगर आप इसको जूसर में डाल के निकाल लें और वो आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन है, ओपन पोर्स हैं, स्किन लूज है, लटकी हुई है, आप वो लगाएं। छिलका भी कितने दिन पहले आपने ये अमल करना है? जैसे अब ईद के लिए हम लोग बहुत सारे लोग तैयारियां करने लग जाएंगे 15 दिन पहले, 10 दिन पहले से, तो कितने दिन पहले आप ये रेमेडीज़ करना शुरू कर दें ताकि आपको फिर असरात जो है वो नज़र आए? अच्छा देखिए, ये जैसे कि हम कोई क्रीम बाज़ार की यूज़ करते हैं उसमें प्रिजर्वर होते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ होता है, वो चीज़ें हमें ज़्यादा जल्दी असर करती हैं। जैसे हम कुछ टैबलेट खाते हैं, ये जो चीज़ें होती हैं ना जिनको हम कहते हैं कि हर्बल जो हैं, ये थोड़ा लेट असर करना शुरू करती है। नज़र तो आपको पहली दफ़ा में रिज़ल्ट आ जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप इनको अपने रूटीन में रखें, जैसे कि आपने हफ्ते में एक दफ़ा ये लगा लेना है, एक दफ़ा एलोवेरा लगा लेना है, तो आपको ये सारा एक कंप्लीट पैकेज। आलू के छिलके का कोई फ़ायदा? आलू के छिलकों के फ्राई करके ना उसके बाद काली मिर्च और नमक डाल के ना बड़े मज़े के लगते हैं। आलू के छिलके? आलू के छिलकों की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। मैं तो तोरी के छिलकों की भी सब्ज़ी बनाती हूँ। नाइला जी, कोई चीज छोड़ती भी हैं आप? कोई चीज आप डस्टबिन में भी डालती है या नहीं? डस्टबिन खाली पड़ा होता है, सब कुछ यूज कर लेते हैं। जैसे फखर भाई बड़े गरीब थे तो छिलकों के साथ करते थे, अब माशाल्लाह अमीर हो गए तो आप नहीं करते।
मैं सही बता रहा हूँ, अब तो छिलकों से कुछ नहीं करते। आलू के छिलके आप उतार लें। क्यों हंस रही हैं आप? गुर्बत पे हमारे साथ कॉलर है, हम कॉलर ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दोपहर बखैर। हेलो असलान भाई, असलान भाई, असलान भाई प्लीज बात करें हमसे। क्यों नाइला जी हंस रही हैं? नहीं, अब नाइला जी ने पॉज कर लिया। बैक टू नाइला जी। नाइला जी कोई चीज छोड़ी भी है आपने या सब डस्टबिन खाली रहता है? ना यार, अच्छा देखो छिलकों में सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना छिलकों में होते हैं सबसे ज्यादा। तो अगर आप इसके छिलके काट लें और उनको अच्छी तरह आलू धो के। इसकी सब्जी कैसे बनाती हैं आप? अच्छा, मैं तो ऐसे बनाती हूँ कि इसके छिलके काट के ना छोटे छोटे पीसेस कर लिए। अच्छा। और उसके बाद उसको जैसे हमारा काटे कैसे? हम तो पीलर से उतारते हैं ना। पीलर से ना उतारे ना, आप एक दफा छुरी से उतार ठीक है, तो थोड़ा मोटा उतार लें ताकि उसके साथ थोड़ा थोड़ा आलू भी पीलर हो। से उतारते हैं ना तो उसको धो के उसको आप फ्राई करें ना कड़क, और वो बच्चों के बड़े मजे की चीज़ बन जाती है। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। आपके पास बच्चे तो थे ही नहीं कभी? हमारे घर में बहुत बच्चे हैं नहीं, माशाल्लाह। आप तो बच्चे बड़े ही नहीं थे, आपके वजह से पैदा ही हुए नहीं, तो बच्चों के बच्चे भी तो हैं ना। बच्चों के आगे से बच्चे। अच्छा, आप सब्जी बता रही थी कैसे बनाती हैं? अच्छा, मैं तो ऐसे बनाती हूँ मसाला भून के अंदर डालती नहीं, हैं? मसाला नहीं, जैसे लहसुन अदरक को थोड़ा सा किया, उसमें आपने वो डाला, अजवाइन डाल ली और सूखा धनिया डाल लिया, नमक मिर्च डाल ली, इसको ज़रा कड़क करके ना और अच्छी तरह इसको करके फिर इसमें आपने वो डाल दिया, आलू के छिलके डाल दिए, इनको अच्छी तरह फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसमें थोड़ा सा इमली का पल्प डाल दिया और दम पे रख दिया। अच्छा, मैंने कहीं पे पढ़ा था, लोग कहते हैं आलू से इंसान मोटा होता है, तो कहीं पे लिखा हुआ था कि आलू से इंसान नहीं मोटा होता, जिस तरह पकाया जाता है आलू उससे इंसान मोटा होता है। तो हमने पहले बताया ना कि आप देखें कि आप आलू खा कैसे रहे हैं। वैसे पर्सनली मुझे ना बेक्ड बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे उबाल के नमक मिर्च, मुझे उबाल के बहुत पसंद है। बहुत पसंद। उबाल के भी अच्छा लगता है लेकिन बेक के करके। अच्छा, मैं जब बचपन में खाती थी तो मेरी मामा कुछ ऐसे के बाद नाराज होने लगी थी कि मैं रोज शाम को एक उबला हुआ आलू खाने लगी थी। तो फिर मैंने छुप के खाना शुरू कर दिया कि अब मैं इनको क्या बताऊं कि मैं क्यों खा रही हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता था। क्यों खाती थी आप? 10 मुझे अच्छा लगता था। जैसे होता है ना कि आप शाम को चाय के साथ कुछ फ्राइड खाते हो या बिस्किट खाते हो, तो मैं वो उबला हुआ आलू तो खाने जो चीजें मतलब फ्राइड खाते हैं या बिस्किट खाते हैं उन सबसे तो बेस्ट ऑप्शन आलू ही है। आलू ही है, और वो भी उबला हुआ। अच्छा, मैंने यहाँ देखा है लोग आलू पता है कैसे उबालते हैं, उसको धोया, बल्कि ना भी धोया तो उसको पानी में डाला और उसको चढ़ा दिया। हम काटते हैं उसको 4 पीस, फिर दोबारा मैं तो ऐसे करती हूँ, उसको छीलती हूँ, छीलने के बाद उसके छोटे छोटे क्यूब्स काट लेती हूँ। मैं भी ऐसे क्योंकि वो इतने प्यारे उबलते हैं ना। फिर वरना आप जो दूसरी तरह उबालते हैं उसके बाद अगर आप उसकी क्यूब्स बना के चना चाट में या कुछ में डालें तो वो मुझे शेप नहीं अच्छी लगती। मुझे उबले हुए कटे हुए की शेप ज्यादा अच्छी लगती है। आलू अगर चना चाट पे ना होना मुझे लगता है तो आलू लिटरली मुझे लगता है चना चाट है ही नहीं। फिर चना चाट में आलू डले हुए हों और थोड़ा सा दही या इमली का पल्प या जैसे प्याज वगैरह, तो वो एक कंप्लीट मील है। ठीक है, रोज़ा है हमारा। ठीक है, हम यहाँ पे आपसे थैंक यू सो मच नाइला जी फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने आज जो कपड़े पहने हैं वो इतना ज़्यादा आलू को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है देख के। इंशाल्लाह जी आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अपने घर में मौजूद अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस दुनिया को एक अमन का गहवारा बना दे और हम तमाम तर लोगों को एक बेहतरी की तरफ जो है वो हमें जाता है वह ये सारी सिचुएशन जो है वो नज़र आने लग जाए। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। दोपहर बखैर।